जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वी कंटिन्यूशन ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस। तो कल हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा नंबर है डायबिटीज़ का। फिर हमने नॉर्मल आरबीएस पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि प्री डायबिटिक क्या होते हैं, डायबिटिक क्या होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे आती है टाइप 2 के अंदर, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हैं। और टाइप 2 डायबिटीज अगर एक पेशेंट को डायग्नोज हो जाती है तो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। तो यहीं से हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये होगा कि अगर एक पेशेंट की पोस्ट प्रेंडियल आरबीएस यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद आप चेक करें और वो 200 से ज़्यादा है और आप एक फास्टिंग करवा लें, फास्टिंग मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर आए, तो अगर एक फास्टिंग डिरेंज हो और एक रैंडम ब्लड शुगर डिरेंज हो या दो फास्टिंग 126 से ज्यादा हो, तो वी विल लेबल दैट पार्टिकुलर पेशेंट एज डायबिटिक। अब डायबिटिक पेशेंट हमने लेबल कर दिया। अब हमने थेरापी स्टार्ट करानी है, तो 50% कंट्रीब्यूशन मेडिसिन का है और 50% कंट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल का है। तो लाइफस्टाइल में हमने पेशेंट के खाने का टाइम फिक्स करना है कि सुबह अगर आपने नाश्ता 8 बजे करना है तो फिर डेली 8 बजे ही करना है। दोपहर का अगर आपका खाना 1 बजे है तो 1 बजे ही है, और शाम का खाना अगर 7 बजे है तो 7 बजे ही है। तो खाने का टाइम फिक्स करेंगे, खाने की क्वांटिटी फिक्स करेंगे। वो इस तरह फिक्स करते हैं कि जो पेशेंट ऑलरेडी डाइट ले रहा है उसको आप 50% कट ऑफ कर देते हैं, स्पेशली चावल और रोटी। तो ये आपने इनके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए, और खाने से पहले आपने सैलड खिलाना है दोपहर को और शाम को, और सुबह इसबगोल का छिलका आपने दही में इस्तेमाल कराना है, और खाने के बाद वॉक करवानी है। तो ये 50% यही कंट्रीब्यूशन है लाइफस्टाइल का। इससे पेशेंट की आरबीएस कंट्रोल हो जाएगी। यानी अगर उसकी 250 है ना, आप यही मैन्यूवर्स कर लें तो उसकी 150 पे आना स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा टारगेट ये होता है कि खाना खाने के बाद अगर आप चेक कर रहे हो 2 घंटे बाद, जिसको हम रैंडम बोल रहे हैं, वो 180 से कम होनी चाहिए। और जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो लेस देन 130 होनी चाहिए, और HbA1c लेस देन 7% होनी चाहिए। तो अब हमने पेशेंट को मेडिकल थेरापी जो स्टार्ट करानी है, हम पेशेंट का बीएमआई देखते हैं। तो अगर पेशेंट का बीएमआई हमारे पेशेंट का 25 से ज्यादा है तो हम फर्स्ट लाइन ग्लूकोफेज स्टार्ट कराते हैं, यानी मेटफॉर्मिन। तो आप 500 mg सुबह और 500 mg शाम को स्टार्ट कराते हैं। अब क्योंकि ये B12 डेफिशिएंसी करवाती है, तो हमने पेशेंट को इसके साथ कोबालामीन भी ऐड करना है। और इसके साथ ये है कि मल्टीविटामिन जैसे पोलीबियान जी है या सर्बेक्स जी है वो भी ऐड करने हैं इन बिटवीन मील्स। 7 डेज देंगे, फिर 3 डेज को ऑफ करेंगे, और हफ्ते में 2 दफा फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे। तो फास्टिंग ब्लड शुगर पेशेंट की अगर 130 से कम आ जाती है तो कंटिन्यू सेम थेरापी। लेकिन अगर पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर 130 से कम नहीं आती तो आप इसको TDS कर देते हो। ग्लूकोफेज सुबह भी देंगे, दोपहर भी देंगे, शाम भी देंगे, खाने से आधा घंटा पहले देंगे, और फिर वही हम 15 दिन फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट की आरबीएस कंट्रोल में आ जाती है तो वेल एंड गुड है, कंटिन्यू सेम थेरापी। लेकिन अगर पेशेंट स्टिल उसकी आरबीएस कंट्रोल नहीं आती, फास्टिंग मोर देन 130 आ रही है, या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप चेक करते हो वो मोर देन 180 आ रही है, तो फिर हम सेकेंड लाइन ग्रुप ऐड ऑन करते हैं। तो सेकेंड लाइन ग्रुप ऐड ऑन करने के लिए हम फिर पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, यानी उसको कोई स्टेबल अंजाइना, कोई अनस्टेबल अंजाइना, कोई उसको ऑलरेडी एमआई तो नहीं हुआ। तो अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या स्ट्रोक हो, देन सेकंड लाइन जो ऐड ऑन ग्रुप करेंगे वो हम सिटाग्लिप्टिन या विल्डाग्लिप्टिन करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को ये नहीं है, कोई उसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक नहीं हुआ, कोई स्ट्रोक नहीं हुआ, कोई पेशेंट को स्टेबल अंजाइना अनस्टेबल अंजाइना नहीं है, तो फिर आपने इन पेशेंट को सेकंड लाइन ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करना है सल्फोनाइल यूरियाज। यानी पहले वाली मेडिसिन भी चलेगी, उसके साथ हम ये सल्फोनाइल यूरियाज ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ऐड ऑन आपने ये कर देना है, उसमें आपने ये बात याद रखनी है, जब भी सल्फोनाइल यूरियाज पे डालें हाइपोग्लाइसीमिया का बताएं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम ये होते हैं कि अगर दिल की धड़कन तेज हो जाए, ठंडे पसीने आने लग जाएं,
आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, घबराहट होना स्टार्ट हो जाए, तो ये शुगर कम होने की अलामत हैं। तो कोई मीठी चीज खा लें, चॉकलेट है, खजूर है, जामे शीरी है। तो घर पे ही पेशेंट को, अब जैसे सर्दियां आ रही है ना, उसमें लाजमी पेशेंट हाइपो में जाते हैं। सल्फोनाइलूरियाज इसी तरह इंसुलिन जब हम स्टार्ट कराते हैं उसमें भी हाइपो के में जाने के चांसेस होते हैं। इसी तरह हम पेशेंट के अंदर जो डेपा एम्पाग्लाइफ्लोजिन है वो भी हाइपोग्लाइसीमिया करवाती हैं। एनीवे, अब पेशेंट को ना आपने कम्बिनेशन लिखना है हमेशा। कभी भी आपने सिंगल सिंगल ड्रग नहीं देनी। यानी ये नहीं है कि सिटाग्लिप्टिन अलहदा से खा रहा है, या मेटफॉर्मिन अलहदा से खा रहा है, या डेपा अलहदा से खा रहा है, या सल्फोनाइलूरिया में ग्लिकाजाइड है, ग्लिम्पीराइड है, ग्लिबिनक्लामाइड है, वो अलहदा से खा रहा है। तो आप कम्बिनेशन देंगे। तो एक ब्रांड है ग्लूकोवांस के नाम से, ये ग्लिबिनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन का कम्बिनेशन है। तो मेटफॉर्मिन तो वही है जो ग्लूकोफेज के अंदर है, और दूसरा इसके अंदर ग्लिबिनक्लामाइड, दैट इज द सल्फोनाइलूरिया। तो अगर आप ये ग्लूकोवांस देंगे, या एक टैबलेट आती है गेट्रिल या जीनारिल के नाम से, वो सॉरी गेटफॉर्मिन और जीनारिल के, जीनामेट के नाम से, वो बेसिकली ग्लिम्पीराइड और मेटफॉर्मिन है। तो ग्लिम्पीराइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिकाराइड, ये सारे सल्फोनाइलूरियाज हैं। तो इन तीनों में से आपको ये एक चूज कर लेते हो। तो जैसे ग्लूकोवांस है, इसमें ग्लिबिनक्लामाइड विद मेटफॉर्मिन है। पेशेंट सिनेरियो ये था, ऑलरेडी ग्लूकोफेज सुबह भी ले रहा है 500 mg, दोपहर भी और शाम भी, उसकी आरबीएस कंट्रोल नहीं आ रही। तो अब हमने इसकी मेडिसिन चेंज करनी है, तो हमने सुबह शाम ग्लूकोवांस ऐड कर देनी है। ग्लूकोवांस इज ग्लिबिनक्लामाइड विद मेटफॉर्मिन। तो 2.5 mg बाय 500, 2.5 mg इसके अंदर ग्लिबिनक्लामाइड है, बाकी मेटफॉर्मिन वही है जो ग्लूकोफेज है। जब आप ग्लूकोवांस स्टार्ट करवा रहे हैं ना, तो आप जो पहले ग्लूकोफेज चल रही थी वो सुबह शाम वाली बंद कर देंगे। अदरवाइज तो ये तो एड ऑन हो जाएगा, यानी ग्लूकोफेज अलहदा से पेशेंट ले और अलहदा से ग्लूकोवांस ले, तो इस तरह आपने नहीं करना। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब आप पेशेंट को एड ऑन करेंगे तो आप कम्बिनेशन थेरेपी देखते हैं। बाकी मल्टीविटामिन का वही क्राइटेरिया है, और B12 चलेगा चलेगा। अब आ जाते हैं, पेशेंट स्टिल आपके पास 15 दिन बाद आया है, कंट्रोल उसका नहीं आ रहा। कंट्रोल से हमारी क्या मुराद है कि जब फास्टिंग चेक करते हो तो वो 130 से ज्यादा आ रहा है, जिसका मतलब कंट्रोल नहीं आ रहा। अगर 130 से कम है तो इसका मतलब कंट्रोल है। और जब खाने खाने के बाद चेक करते हैं, वो अगर मोर देन 180 आता है, इसका मतलब ये है कि कंट्रोल नहीं है। और अगर लेस देन 180 इसका मतलब है कंट्रोल है। और हर 3 माह बाद एक टेस्ट होता है HbA1c, वो अगर लेस देन 7% इसका मतलब है कंट्रोल है, अगर 7% से ज्यादा इसका मतलब कंट्रोल नहीं है। तो अब हमारा पेशेंट ले रहा है ग्लूकोवांस 2.5 mg बाय 500 सुबह, 2.5 mg बाय 500 शाम को, दोपहर में ग्लूकोफेज, साथ को बालामीन और सारबेक्सी, और उसका कंट्रोल नहीं आ रहा। तो अब जो हमने पहला ग्रुप स्टार्ट किया था ना, यानी मेटफॉर्मिन, उसका हम डोज बढ़ा देते हैं, यानी 850 mg या 1 ग्राम सुबह शाम कर देते हैं। तो टैबलेट ग्लूकोवांस 2.5 mg बाय 1 ग्राम सुबह, और 2.5 mg बाय 1 ग्राम, यानी 1000 mg वाली आपने ग्लूकोवांस देनी है सुबह शाम। दोपहर में वही 500 mg चलेगी। फिर अगर कंट्रोल नहीं आता, तो फिर आपने जो सेकंड ग्रुप ऐड ऑन किया है उसको आप डोज बढ़ा देते हो, यानी दिस टाइम आप ग्लूकोवांस 5 mg बाय 1 ग्राम सुबह शाम, दोपहर में ग्लूकोफेज 500 mg। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ग्रुप उठाया है, उसको इंटरमीडिएट डोज पे ले गए हैं, फिर हमने सेकंड ग्रुप ऐड ऑन किया है, फिर हम जो फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम मैक्सिमम डोज पे ले गए हैं, फिर हम सेकंड ग्रुप को मैक्सिमम डोज पे ले गए हैं। तो अगर ग्लूकोवांस 5 mg बाय 1 ग्राम सुबह शाम पेशेंट ले रहा है और उसका कंट्रोल नहीं आ रहा, तो फिर हम थर्ड लाइन ग्रुप ऐड करते हैं। तो थर्ड लाइन ग्रुप में हमारे पास डेपा या एम्पाग्लाइफ्लोजिन है, और दूसरी तरफ सिटा या विल्डाग्लिप्टिन है। तो ये जो सिटा विल्डाग्लिप्टिन है ना, ये वेट न्यूट्रल होती है, ना वेट बढ़ाती है ना कम करती है। जो मेटफॉर्मिन है ये वेट कम करती है। जो सल्फोनाइलूरियाज हैं ये भी वेट गेन करवाती हैं। और जो डेपा एम्पा है ये भी वेट लॉस करवाती हैं। तो मेटफॉर्मिन और डेपा एम्पा ये वेट लॉस करवाएंगी, सल्फोनाइलूरियाज वेट गेन करवाएंगी, और सिटाविल्डन वेट न्यूट्रल होंगी। तो थर्ड लाइन का हम जब डिसाइड करते हैं तो हम पेशेंट के दो चीजें देखते हैं। अगर तो उसको हार्ट फेल्यूर है, तो हार्ट फेल्यूर के अंदर हम डेपा या एम्पाग्लाइफ्लोजिन देते हैं।
या पेशेंट का बीएमआई मोर देन 30 है, मोर देन 30 अगर बीएमई में होगा फिर भी हम डेपा एम्पा देंगे, वो वेट रिड्यूस करवाएगा। डेपा एम्पा ग्लाइफलोजन बेसिकली ग्लाइकोज यूरिक एजेंट हैं कि ग्लूकोज को यूरिन से रिमूव करवाते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है, ग्लूकोज यूरिन के थ्रू रिलीज करवा देगा। तो डेपा एम्पा हम उस पेशेंट को देंगे जिसका बीएमआई मोर देन 30 होगा या हार्ट फेलियर में होगा। अगर ऐसा नहीं है, नो हार्ट फेलियर, बीएमआई 25 24 है, तो फिर आप सिटा या विल्डा देंगे। तो सिटाग्लिप्टन 50 mg दोपहर या शाम को आप दे दें। जैसे पेशेंट ऑलरेडी हम जो अभी हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि 5 mg बाय 1 ग्राम सुबह शाम ग्लूकोमास ले रहा है, तो आप इसको दोपहर में ना सिटामिट दे दें, तो दैट इज सिटाग्लिप्टन विद मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन वही है जो ऑलरेडी चल रही है, तो जब आप सिटामिट देंगे तो आप ग्लूकोफेज बंद कर देंगे। तो 50 mg अप टू 100 mg तक आप सिटाग्लिप्टन दे सकते हो। इसी तरह अगर सॉरी, अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो आप फिर डेपा या एम्पा देंगे। तो जो डेपा एम्पा ग्लाइफलोजन है या मोर देन 30 बीएमआई है तो फिर भी आप डेपा एम्पा देंगे। तो डेपा एम्पा आपने सुबह और दोपहर देना, रात को नहीं देना, क्योंकि डेपा ग्लाइफलोजन ग्लाइकोज यूरिक एजेंट है। रात को देंगे तो पेशेंट सारी रात यूरिन करता रहेगा। तो पेशेंट डायबिटिक तो हमारे पास इसी कंप्लेंट के साथ है, डॉक्टर साहब मुझे 6 दफा उठना पड़ता है, 7 दफा उठना पड़ता है, 10 दफा उठना पड़ता है। तो आपने सुबह और दोपहर ऐड करनी है, कभी रात को नहीं देनी। तो डेपाग्लाइफलोजन डेपा के नाम से आती है, एम्पाग्लाइफलोजन एम्पा के नाम से आती है, EMPA। तो 5 mg से हम दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, डेपा भी दे सकते हो, एम्पा भी दे सकते हो। अप टू 25 mg तक आप दे सकते हो, यानी पहले 5 mg दे दें, फिर 10 mg दे दें, फिर 25 mg। तो अगर मैं इसको रिवाइज करवाऊं आपको, तो ये जो मैंने 4 ओरल हाइपोग्लाइसीमिक स्टार्ट आपको बताए हैं, इनका 50% कंट्रीब्यूशन है। पहला ग्रुप जब हम चूज करते हैं मेटफॉर्मिन, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि हम बीएमआई देखें, अगर बीएमआई मोर देन 25 है तो आपने मेटफॉर्मिन स्टार्ट करवाना है 500 mg सुबह, 500 mg शाम को। कंट्रोल आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आया आप इसको टीडीएस कर दें। कंट्रोल आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आया आप सेकंड लाइन ग्रुप ऐड ऑन करें। देखें पेशेंट को कोई स्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, अगर स्कीमिक हार्ट डिजीज है तो सिटाग्लिप्टन, नहीं है तो फिर आप सल्फोनाइलूरिया। तो ग्लूकोमास 2.5 mg बाय 500 सुबह शाम, दोपहर में भी ग्लूकोफेज चलेगी। फिर कंट्रोल नहीं आया तो ग्लूकोमास 2.5 mg बाय 1 ग्राम सुबह शाम, फिर नहीं आया 5 mg बाय 1 ग्राम सुबह शाम, फिर नहीं आया। तो अगर पेशेंट ओबेसिटी है उसको, तो आप स्टार्ट कर दें डेपा एम्पा 5 mg, 10 mg, 25 mg तक। अगर ओबेसिटी नहीं है तो आप सिटा स्टार्ट करा दें, सिटा में 5 mg बाय 500 mg, 50 mg बाय 500 mg, 100 mg बाय 500 mg। तो ये मैक्सिमम आप 3 ग्रुप्स दे सकते हो, 4 नहीं देने आपने। और अगर एक पेशेंट हमारे पास आया जो 3 ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहा है और उसका कंप्लाइंस बहुत अच्छी है और लाइफस्टाइल मॉडिफाई भी कर रहा है, तो इफ एनी पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू अस विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज और उसकी गुड कंप्लाइंस के साथ पुअर कंट्रोल है, दवाई रेगुलर खाता है लेकिन कंट्रोल नहीं आ रहा, तो दिस इज द इंडिकेशन टू स्टार्ट इंसुलिन। सो फेलियर टू ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स मीन आपने इंसुलिन स्टार्ट करानी है, एक इंडिकेशन तो ये होगी। टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन हम स्टार्ट कराएंगे। अगर एक पेशेंट को सीकेडी डेवलप हो जाता है, क्रिएटिनिन उसका डिरेंज हो गया, तो हम इन पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट कराएंगे। अगर एक पेशेंट पीरियड ऑफ स्ट्रेस है, डायबिटिक फुट बन गया, पेशेंट की सर्जरी करनी है हमने, उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ पड़ा है, उसको यूटीआई हुआ है, उसको एलआरटीआई हुआ है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, तो पीरियड ऑफ स्ट्रेस, सीकेडी यानी नेफ्रोपैथी रादर, पेशेंट की कोई सर्जरी होनी है, टाइप 2 डायबिटीज, फेलियर टू ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, टाइप 1 डायबिटीज, प्रेगनेंसी, तो दीज ऑल आर द इंडिकेशंस टू स्टार्ट द इंसुलिन। अब इंसुलिन कौन सी स्टार्ट करवाएं? तो इंसुलिन हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है।
तो अगर तो आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट को कर रहे हैं, जैसे हम यूजुअली वार्ड्स के अंदर कर रहे होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटलाइज हर 6 घंटे बाद हम पेशेंट की आरबीएस देख रहे होते हैं, आरबीएस मॉनिटरिंग, तो हम रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं। ह्यूमिलिन आर के नाम से आती है ये, बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग है। तो ह्यूमिलिन आर, इसकी डोज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए एक स्केल होता है, स्लाइडिंग स्केल। तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो आप ह्यूमिलिन आर स्टार्ट करा दें। स्लाइडिंग स्केल क्या है? हर 6 घंटे बाद आप आरबीएस देखेंगे, जैसे अभी 9 बजे आपने पेशेंट की शुगर चेक की, वो आ गई से फॉर एग्जाम्पल 300, तो जितनी शुगर आएगी उसको डिवाइड करेंगे 20 पे। सो टोटल शुगर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 5, ये फार्मूला है उसका। अगर 300 आ गई है तो आपने 20 पे डिवाइड किया, जवाब 15 आया, माइनस 5, तो 10 यूनिट्स आपने 9 बजे लगा देने हैं। फिर इसके आप 6 घंटे बाद चेक करें, सुबह 3 बजे, उस टाइम पे से फॉर एग्जाम्पल आरबीएस आ गई 360, 360, तो आपने पेशेंट की 360 फार्मूला अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 20, जवाब आया 18 माइनस 5, तो 13 यूनिट आप लगा देंगे। इसी तरह अगर उसकी 260 है तो आप 8 यूनिट लगा देंगे। इसी तरह अगर उसकी 200 है तो आप 5 यूनिट लगा देंगे। तो जितनी आरबीएस हर 6 घंटे बाद आप आरबीएस देखेंगे, जितनी आएगी उसको डिवाइडेड बाय 20 माइनस 5, इतने यूनिट स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग आपने पेशेंट को इंसुलिन के लगा देने, ह्यूमिलिन आर के लगा देने। लेकिन अब ये देखें, घर पे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि पेशेंट हर 6 घंटे बाद चेक करे। तो इनके लिए फिर हम पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग लिखते हैं या इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग का कम्बिनेशन देते हैं। जैसे एक इंजेक्शन आता है मिक्सटार्ड या इंसुलाटार्ड के नाम से इंजेक्शन आता है, तो ये मिक्सटार्ड 70-30, ये बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग का कम्बिनेशन है। तो इन पेशेंट्स को जिनको हमने घर पे के लिए मेडिसिन देनी होती है और अभी आपने जस्ट इंसुलिन स्टार्ट करवाई है, सिर्फ हमने उसको सीकेडी था या फेलोटोरल हाइपोग्लाइसीमिक था या पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो इस केस के अंदर आपने इनिशियल जो डोज स्टार्ट करवानी है वो 0.3 यूनिट्स पर केजी से स्टार्ट करवानी है। इसका मतलब सुन लें, 0.3 यूनिट्स पर केजी का मतलब ये है कि 1 केजी के लिए 0.3 यूनिट्स, तो अगर पेशेंट 50 किलो का या 60 किलो का है, 60 केजी के पेशेंट के लिए 18 यूनिट बनेंगे। 80 किलो का पेशेंट है तो 24 यूनिट्स बनेंगे। और इंसुलिन स्टार्ट कराते हुए भी आपने पेशेंट को बताना है कि खाना पड़ाओ, इंसुलिन लगाएं और खाना खा लें। और नोट करवानी है आपने पेशेंट को, अपनी आरबीएस हर हफ्ते चेक करते रहें। अब ये है कि अगर 80 किलो का पेशेंट है और आप उसको मिक्सटार्ड स्टार्ट करा रहे हैं, तो इसके बनेंगे 24 यूनिट्स। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 80, ये 24 बनेंगे। तो इसका 2/3 इन द मॉर्निंग लगाते हैं, 1/3 इन द इवनिंग लगाते हैं। तो 2/3 इन द मॉर्निंग का मतलब यह है कि 16 यूनिट सुबह और 8 यूनिट शाम को आप लगा दें। फिर आपने पेशेंट की आरबीएस देखते रहना है। अगर सुबह की फास्टिंग रेंज आती है, सुबह आपने फास्टिंग क्या किया, अब जो शाम को आप लगा रहे हो ना, वो सुबह तक का कवर करेगी। तो सुबह की फास्टिंग से फॉर एग्जांपल आ गई 180, तो अगले दिन शाम को आपने 2 यूनिट बढ़ा देने हैं। यानी अगर आप 8 यूनिट लगा रहे हैं तो 10 कर दें, और अगर आप पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो आप 2 यूनिट कम कर दें। तो ये बात याद रखें, 0.3 से स्टार्ट करवाएंगे, फिर हम मॉनिटर करते रहेंगे अनटिल कि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। टारगेट से क्या मुराद है कि 180 से कम हो खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल या रैंडम, और 130 से कम हो फास्टिंग। अब हमने पेशेंट को फॉलो करते रहे। पेशेंट कहता, डॉक्टर साहब पहले तो मेरी ठीक होती थी शुगर इंसुलिन से, अब 1 हफ्ता हो गया मेरी कंट्रोल नहीं आ रही। तो अगर ऑलरेडी पेशेंट इंसुलिन ले रहा है और आपके पास आया विद पुअर कंप्लायंस, विद पुअर कंट्रोल एंड गुड कंप्लायंस, तो आप 0.5 यूनिट्स के हिसाब से आप इंसुलिन स्टार्ट कराएंगे। यानी अगर 80 किलो का पेशेंट है तो फिर उसके 40 यूनिट्स बनेंगे, तो उसमें से 2/3 इन द मॉर्निंग और 1/3 इन द इवनिंग, यानी 26 यूनिट सुबह लगाएं और 13-14 यूनिट शाम को लगाएं, अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इस तरह आपने पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट करना है और चलाते चले जाना है, और पेशेंट को बताना है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है तो आपको शुगर की पेचीदगियां नहीं आएंगी। तो 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक मैक्रोवास्कुलर यानी बड़ी वेसल्स की डिजीज, और दूसरी माइक्रोवास्कुलर। तो जो मैक्रोवास्कुलर है ये हेड टू टो हर चीज को अफेक्ट करती है, डायबिटीज। तो पेशेंट को स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है, पेशेंट को एमआई का चांस बढ़ जाता है, पेशेंट को रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी,
तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए जिसको डायबिटीज हो और वो अनकॉन्शियस रिसीव हो, तो सबसे पहले आपने उसका हाइपोग्लाइसीमिया रूल आउट करना है, आरबीएस चेक करें, हाइपोग्लाइसीमिया देखें, अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है और जीसीएस 13 से कम है तो आपने पेशेंट का सीटी ब्रेन करवाना है। जो डायबिटिक्स होते हैं दे आर प्रोन टू इस्कीमिक स्ट्रोक, तो सीटी ब्रेन आप इनका करवाएंगे। इसी तरह अगर उसकी आई साइट वीक हो जाती है तो विजन डिक्रीज, या तो ग्लाकोमा हो सकता है पेशेंट को, अगर पेनफुल आई साइट डिक्रीज हुई है कि दर्द है और आंख पेशेंट को साथ में नजर नहीं आ रहा या धुंधला नजर आ रहा है, तो या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। इसी तरह पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है, उल्टी आ गई है, पाल्पिटेशन है, सिंकनिंग ऑफ हार्ट है, तो डॉक्टर साहब दिल डूब रहा है, तो आपने ईसीजी लाजमी करवानी है। डायबिटिक्स में साइलेंट एमआई होता है, पेशेंट को पेन ही नहीं होता, उसको एमआई हो जाता है। तो इन पेशेंट्स को जिनको जो डायबिटिक हो और स्वेटिंग के साथ आएंगे तो आपने ईसीजी लाजमी करवानी है। अब ईसीजी को कैसे पढ़ना है, जो डिस्कशन ग्रुप 5 है ना, उसमें हम लाइव ईसीजी डिस्कस कर रहे होते हैं। ईसीजी में ना आपने हमेशा दो चीजें लाजमी देखनी है, कोई एरिथमिया तो नहीं है या कोई इस्कीमिया तो नहीं है। इस्कीमिया और एरिथमिया आपने लाजमी लाजमी डायग्नोज करना है। तो इस्कीमिया के लिए ना हमारा फोकस होता है एसटी सेगमेंट पे और टी वेव्स पे। जो टी वेव्स होती है ना वो इस्कीमिया के अंदर इन्वर्ट हो जाती हैं। तो V1, V2, V3, V4 ये इंटीरियर वाल को शो करता है। अगर लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में कोई पैथोलॉजी होगी तो जो चेंजेस आएंगी वो V1, V2, V3, V4 में आएंगी। दूसरी आर्टरी है सर्क, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो 1 AVL V5 V6 इनको सप्लाई कर रही होती है, तो लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट को। तो अगर 1 AVL V5 V6 में चेंजेस है इसका मतलब है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में कोई इशू है। और अगर 2 रोमन वाला 2, 3 AVF इन ईसीजीज के अंदर, इन लीड्स के अंदर चेंजेस आएंगी तो ये इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को शो करती हैं, ये राइट कोरोनरी आर्टरी को शो करती हैं। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी थ्रम्बोज हो रही है या कोई एथीरोएम्बोलिक फिनोमेना चल रहा है तो 2-3 AVF में चेंजेस आएंगी। एलएडी इन्वॉल्व है V1, V2, V3, V4 में चेंजेस आएंगी। सर्क इन्वॉल्व है AV1 AVL V5 V6 में चेंजेस आएंगी। तो चेंजेस क्या होंगी, टी वेव इन्वेरिएंस या एसटी सेगमेंट डिप्रेशंस या एसटी सेगमेंट एलिवेशंस। तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको एस्कॉर्ट देते हैं 75 mg की 4 गोलियां, इसको एसीएस प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोग्रेल देते हैं 75 mg की 4 गोलियां। पेन अगर हो रहा है तो वो पेन फ्री करते हैं, पेशेंट को हम रेफर कर देते हैं टू द नियरेस्ट कार्डियक यूनिट फॉर सीरियल ईसीजीज फॉर कार्डियक एंजाइम्स। और अगर वो विद इन 90 मिनट्स पहुंच जाता है तो उसकी फिर प्राइमरी पीसीआई होती है। और अगर लेट पहुंचता है 90 मिनट्स के बाद तो फिर उसका एसके प्लान होता है। दैट इज द डोमेन ऑफ कंसल्टेंट। तो आपने बहरहाल कोई पेशेंट डायबिटीज के साथ आ रहा है तो हमने उसका लाजमी लाजमी एमआई देखना है। अगर उसको वोमिटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो ये आपने याद रखना है। फिर डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस होता है, पेशेंट डॉक्टर साहब मैं खाना खाता हूँ ना बोझ बन जाता है, मुझे हजम नहीं होता। तो जो न्यूरॉन्स है ना स्टमक के अंदर, दो तरह के सिस्टम बने हुए हैं ना हमारे, सबम्यूकोजल प्लेक्सस और माई इंटेरेक्ट प्लेक्सस। तो वो बेसिकली डी नेचर हो जाते हैं। जब वो डी नेचर होते हैं तो पेशेंट को गैस्ट्रोपरेसिस होगा, वो खाना खाएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ना यहाँ पे हजम नहीं होता, पेट भारी हो जाता है। तो डायबिटिक्स को आपने फिर इनको प्रोकेनेटिक्स देने होते हैं। तो टैबलेट आती है मैग्जोलॉन, दैट इज मीटोक्लोप्रामाइड, दैट इज अ प्रोकेनेटिक। तो 10 mg TDS खाने से आधा घंटा पहले। इसी तरह डायबिटिक्स आर प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर नर्व डी नेचर हो गई है तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी, जब अच्छी नहीं होगी तो सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो इनको आपने स्टिमुलेंट लैक्सेटिव देने हैं। टैबलेट आती है लैग्जोब्रान 5 mg, 2 गोलियां रात को, एट बेड टाइम आपने इनको देना है। तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस इन डायबिटिक्स विद कॉन्स्टिपेशन। इसी तरह इन पेशेंट को ये आपके पास आएंगे डॉक्टर साहब मुझे मेरे पांव जलते हैं, बर्निंग फीट्स के साथ। तो बर्निंग फीट्स विद डायबिटीज डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आप इन पेशेंट को एक तो हर हफ्ते कोबालामीन का शॉट लगवाएंगे, मैथी कोबाल या कोबालामीन, 2 इंजेक्शन आपने हर हफ्ते लगाने हैं 6 हफ्तों के लिए। और इन पेशेंट को आपने स्टार्ट करवा देना है प्री गैबलिन। न्यूरोपैथिक जो पेन होगा नर्व रिलेटेड पेन, ये बेसिकली
जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर कोई ग्लट रिसेप्टर इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते। यानी जैसे आरबीएस आपकी राइज करेगी ना, तो न्यूरॉन्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा ग्लूकोज। तो जब न्यूरॉन्स में जाएगा ग्लूकोज, एक सल्यूट है, तो सॉल्वेंट पानी भी जाएगा, नर्व बस्ट कर जाएगी। इसलिए पाँव ऐसे जलते हैं जैसे आग में पाँव पाँव डाल दिया और हाथ डाल दिया। कहता डॉक्टर साहब बड़ी गर्मी लगती है, पाँव में आग लगती है, क्योंकि नर्व बस्ट क्या लगी है, वैसे ही जैसे किसी को फ्लेम इंजरी हुई हो। तो न्यूरोपैथिक पेन में 4 ड्रग्स ऑफ चॉइस होती हैं, 4 तरह की। एक पहली तो ये है कि आप इन पेशेंट को डलॉक्सिटीन दें, तो डोलक्स के नाम से आता है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट है, ग्लाकोमा करवाता है। तो डोलॉक्सिटीन ग्लाकोमा करवाता है, और डायबिटिक्स आर प्रोन टू ग्लाकोमा, तो ये हम नहीं देते। फिर दूसरा है एमिट्रिप्टाइलिन, ट्रिप्टानॉल के नाम से आता है। ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट आते आते 6 हफ्ते लगते हैं। पेशेंट हमारा 6 हफ्ते बर्दाश्त नहीं करेगा, इतना पेन होता है हमको। तीसरा जो हमारे पास ड्रग होती है वो गैबापेंटेन आती है, लेकिन ये नेफ्रोटॉक्सिक है। डायबिटिक्स आर प्रोन टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो अब हम इन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं प्रीगैबलिन। गेबिका के नाम से आती है। 50 mg, 75 mg अप टू 100 mg। पहले 2 हफ्ते 50 mg दें, पेन कंट्रोल नहीं होता, आप 75 mg पे चले जाएं, नहीं होता 100 mg पे चले जाएं। तो इस तरह हमने कोबालामिन, स्ट्रिक्ट आरबीएस कंट्रोल और प्रीगैबलिन 6 हफ्ते देनी है, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसी तरह डायबिटिक्स हमारे पास आएंगे कि पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होती है, तो आपने इनके रीनल पैरामीटर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी करवाने हैं, क्योंकि डायबिटिक्स आर प्रोन टू नेफ्रोपैथी। इसी तरह अगर हमारे पास डायबिटिक आ रहा है पेशेंट, तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेंट होगी। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन डायबिटिक पेशेंट अगर हमारे पास प्रेजेंट कर गया, तो हमने इन पेशेंट्स को विटामिन ई ऐड करना है। कैप्सूल आता है ईवियन के नाम से, 600 इंटरनेशनल यूनिट। और साथ क्योंकि इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है डायबिटीज के अंदर, तो हमने इन पार्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर प्रेस्क्राइब करना होता है इंजेक्शन टेस्टोविरॉन। 150 mg हर तीसरे महीने लगाएंगे। आज लगाया, फिर 3 माह बाद, फिर 3 माह बाद। और अगर उसको बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, तो इरेक्शन नहीं हो रही पेशेंट को, तो फिर आपने इनको सिल्डीनाफिल देनी है। 25 mg अप टू 50 mg आप सेफली दे सकते हो, लेकिन जब सिल्डीनाफिल देंगे, मेक श्योर कि पेशेंट को कोई नाइट्रेट्स ना चले हुए हों। तो सिल्डीनाफिल हाइपोटेंशन करवाती है, नाइट्रेट्स भी हाइपोटेंशन करवाते हैं, तो ये कभी काम इकट्ठे नहीं देनी। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। तो इस पे तो पूरी एफसीपीएस है, लेकिन हमने इसको 2 दिन में कोशिश की है कि हम इसको कवर करें। जस्ट हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं पढ़ना, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। पेशेंट मैनेज करते रहते हैं कि आवरली प्रोटीन करवानी है, कौन सा फ्लूइड लगाना है, पहला फ्लूइड पहले घंटे में, दूसरा 2 घंटे में, तीसरा 3 घंटे में, 6 घंटों में 6 लीटर फ्लूइड चला जाना चाहिए। तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपने खुद ही मैनेज कर चुके हैं। हमने ओपीडी देखनी है, क्योंकि अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सारी जिंदगी आप एक केस भी इंडिपेंडेंट पेरीफेरी पे, बीएचयू, आरएचसी, टीएचयू पे नहीं देखेंगे, नहीं डील करेंगे। लेकिन ये डेली आपके घर में हमसायों में पेशेंट्स होंगे जिनको शुगर है, और अनफॉर्चुनेटली हमें ये इसकी ओपीडी नहीं पढ़ाई जाती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जो मैंने प्रेस्क्रिप्शन भेजे हैं ना, वो आप, उसके अंदर हर एक के अंदर लॉजिक दी हुई है, तो वो आप दें। इसी तरह मैंने विटामिन डी ऐड किया हुआ है। तो विटामिन डी बेसिकली पेशेंट कहेगा डायबिटिक होगा, टांगों में खलियां पड़ती हैं, कमर में दर्द होता है, तो बेसिकली डायबिटिक्स में मायोपैथी भी हो जाती है, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मसल कहते डॉक्टर साहब मैं वॉशरूम में बैठता हूं ना, फिर उठा नहीं जाता। तो आपने इनको विटामिन डी इंजेक्शन DX3 एक टीका एक गिलास दूध में, वंस अ वीक फॉर 4 वीक्स, देन 15 दिन बाद, देन 3 माह बाद। तो इस तरह हमने इनको विटामिन डी भी देना होता है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो स्टिल कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर लें, मुझे कॉल कर लें, मैसेज कर लें। इंडिविजुअली भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा जितना मुझसे हो सका। तो स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछने में माइक आपका ऑन कर देता हूँ।